डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे एंट्रोपी। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी अबाउट एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस एंड फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, तो आज जो थर्ड केस, जो तीसरा केस है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दैट इज एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, उसको हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे आज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी। तो देखिए, सो वी स्टार्ट विथ दो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, दो पार्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। थर्ड वन इज व्हाट? एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज फॉर फेज चेंज या फेज ट्रांजिशन। हम लोग जानते हैं कि फेज चेंज का मतलब क्या होता है बेटा, कि आप कह लेंगे सॉलिड से लिक्विड, आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि लिक्विड से गैस, इट इज फ्यूजन कह सकते हैं, आप वेपराइजेशन कह सकते हैं। ये सारे केसेस हमारे क्या होते हैं? फेज चेंज के केसेस होते हैं। तो देखिए, सो पहली बात की जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज डेल्टा एस सिस्टम इज व्हाट? क्यू रिवर्सिबल बाय टी। जब भी हम लोग फेज चेंज की बात करेंगे तो ये जो टेम्परेचर है, दिस इज ऑलवेज व्हाट? ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये हमेशा क्या होगा? ये हमेशा आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन टेम्परेचर? जैसे आप लोग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। ऐसा होता है। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के हम लोग लिखेंगे, नोट बना के, कि जब भी आप फेज चेंज की बात कर रहे हैं वहां पर टेम्परेचर और प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहता है। इट इज व्हाट? ड्यूरिंग 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 फेज चेंज प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। क्या कहा हमने? कि जब भी हम लोग फेज चेंज की बात कर रहे हैं तो हमेशा जो प्रेशर है और जो टेम्परेचर है आपका वो कांस्टेंट रहेगा। या सुनो, दूसरी बात जो हमने लिखी वहां पे, फेज चेंज occur at transition temperature, occur at transition temperature, then it is considered, occur at transition temperature, then it is considered reversible, then it is considered reversible, it is considered reversible। मतलब कि जब हम लोग बात कर रहे हैं फेज चेंज की, तो जो टेम्परेचर है आपका वो अगर व्हाट वी से ट्रांजिशन टेम्परेचर है, तभी उसे हम लोग रिवर्सिबल कंसिडर करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल? कि जहां पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो दो डिफरेंट फेज में। मान लीजिए कि सॉलिड से लिक्विड में हम लोग जा रहे हैं, तो सॉलिड और लिक्विड में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, इक्विलिब्रियम कंसिडर किया जाएगा कब? जब हमारे पास जो टेम्परेचर है वो किस प्रकार का? आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर। यस और नो? तो इन दोनों पॉइंट के बिहाफ में मैं क्या कह सकता हूँ कि पहली बात तो प्रेशर इज व्हाट? द कांस्टेंट। तो आप क्या कह सकते हैं कि डेल्टा एस सिस्टम इज व्हाट? at constant pressure, and this T is the transition temperature. So we can say is delta H upon T। अब वो डिपेंड करेगा कि हम वेपराइजेशन की बात कर रहे हैं या हम लोग फ्यूजन की बात कर रहे हैं, उसमें अलग अलग हमारे केसेस होंगे। तो जो बेसिक फॉर्मूला आपका क्या बना? एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन या ड्यूरिंग फेज चेंज इज व्हाट? delta H upon T, and this T is what? Transition temperature। this T is what? Transition temperature। अब हम लोग वेपराइजेशन की बात करेंगे तो ये डेल्टा एच वेपराइजेशन हो जाएगा, हम लोग फ्यूजन की बात करेंगे तो डेल्टा एच फ्यूजन हो जाएगा। वो हम लोग देखते हैं कैसे। सुनाओ, फर्स्ट हम लोग बात करते हैं जैसे कि फॉर वेपराइजेशन, दैट इज दिस वन, लिक्विड टू गैस आप कह सकते हैं। सो डेल्टा एस वेपराइजेशन नाउ is what? Delta H vaporization upon T। This time this temperature is what? Nothing but boiling point, nothing but boiling point। So we know that what is the definition of boiling point? आप चाहे तो लिख लें। boiling point वह टेम्परेचर है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों बराबर हो जाए। boiling point is that temperature where vapor pressure of liquid is equal to
एक्सटर्नल प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। ये वाला पार्ट हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं जब हम लोग बात करते हैं, हमारे क्लास 12 में चैप्टर है सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, वहाँ हम लोग इसकी डिटेल में बात करते हैं। एक और बात आप चाहें तो लिख लें साइड में कि हम बॉइलिंग पॉइंट की बात तभी करते हैं जब हमारे पास जो कंटेनर है, हमारे पास जो सिस्टम है वो पिस्टन बेस्ड हो। फॉर पिस्टन बेस्ड सिस्टम, पिस्टन बेस्ड सिस्टम या कंटेनर कह लीजिए, या कंटेनर कह लीजिए, ठीक है। मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं जा रहा इस पार्ट को लेकर कि वाई वी कंसिडर, हम लोग सिर्फ पिस्टन बेस की बात क्यों करते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर तो मैं आपको ये पार्ट डिटेल में डिस्कस करूंगा, बिकॉज यहाँ इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, यहाँ हमें जो बेसिक न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करना में आना चाहिए। यस और नो। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फॉर मेल्टिंग, or melting, that is what we can say solid to liquid. We also say it is fusion, we also say it is fusion. So again the delta S fusion is what, delta H fusion upon temperature, and obviously this temperature is what, the melting point, this temperature is what, the melting point। ठीक है, तक बात। हाँ, इन जनरल हम जब भी जब भी हम एंट्रोपी चेंज की बात करें, चाहे वो और वेपराइजेशन हो, चाहे वो फ्यूजन हो, या किसी और केस की भी अगर हो, तो यहाँ पर ये पर मोल डिफाइन होता है। इट इज डिफाइंड, जनरली डिफाइंड फॉर पर मोल, ये डिफाइन होता है, जनरली डिफाइंड फॉर पर मोल। व्हाट आई एम सेइंग, डेल्टा वेपराइजेशन कह लीजिए, डेल्टा फ्यूजन कह लीजिए, जनरली ये पर मोल के लिए डिफाइन होता है। तो एक बार यहाँ तक की बातें लिखी हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो नाउ हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज, देखिए हमें क्वेश्चन गिवन है कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज दिस वन, 1.435 किलो कैलोरी पर मोल आपको गिवन है। द मोलर एंट्रोपी चेंज फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब आपसे डेल्टा एस कैलकुलेट करने को उसने बोला है। देखिए और क्लियर लिखा हुआ क्वेश्चन में कि हमें कौन सा निकालना है, डेल्टा एस फ्यूजन निकालना है अनडाउटेडली। तो आपका लिखेंगे यहाँ पे डेल्टा एच फ्यूजन, और यहाँ पे आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। देखिए सो इट इज व्हाट, 273 केल्विन, वैल्यू हमें गिवन है, इट इज 1.435, ये किलो कैलोरी में है। थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लें, कैलोरी में कर लें, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, दिस इज व्हाट इन कैलोरी पर मोल। साथ यूनिट में लिख लें आप लोग। तो सॉल्व करेंगे, सी विल 1435 बाय 273, it is nearly 5.26 कैलोरी पर मोल पर कैलोरी। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। जनरली क्वेश्चन हमसे ये पूछे जाते हैं कि आप डेल्टा एस फ्यूजन निकालें, मतलब कि क्वेश्चन दो तरह से पूछता है, या तो आपसे डेल्टा एच फ्यूजन पूछेगा आपसे, या आपसे डेल्टा एस फ्यूजन पूछेगा, मतलब कि तो एंट्रोपी चेंज की बात करेगा, एंथैल्पी चेंज की बात करेगा, और डिपेंड करता है कि हमारा जो फेज ट्रांजिशन हो किस प्रकार का है, कि वहाँ आपके वेपराइजेशन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। सो ये बहुत सिंपल सा है, ध्यान रखना हमेशा कि यूनिट में फोकस रखना हमें। कई बार क्या होता है हमें कि जो वैल्यू गिवन होती है वो ग्राम की फॉर्म में गिवन होती है, मास की फॉर्म में गिवन होती है, वहाँ बात कर लेता है वो मोल की फॉर्म में निकालने को बोलता है, या मोल की फॉर्म में गिवन होती है मैं मास की फॉर्म में पूछ लेता है। इन जनरल हमेशा हम लोग उसको पर मोल ही डिफाइन करते हैं। अगर नहीं वैल्यू गिवन है तो आप जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो पर मोल डिफाइन करेंगे। एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम लोग, देखिए write down, if 1 gram of liquid helium is converting 1 gram of liquid helium is, so देखिए क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से बेटा, if 1 gram of liquid helium, क्वेश्चन if से स्टार्ट है, मतलब कि आर्बिट्रेरी वैल्यूज है,
if 1 ग्राम ऑफ लिक्विड हीलियम इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड हीलियम, मतलब 1 ग्राम लिक्विड हीलियम जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सॉलिड हीलियम में। ये आपका लिक्विड हीलियम कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड हीलियम में एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 50 केल्विन। जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है वो कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट इज व्हाट, 50 केल्विन। तो ऑब्वियसली ये आपके लिए ट्रांजिशन टेम्परेचर हो गया, दिस इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर। यस और नो, क्या देखिए बात ठीक है। डिटरमाइन डेल्टा एस सिस्टम कॉमा डेल्टा एस सराउंडिंग इफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड हीलियम इज दिस वन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आपको गिवन है कितना, 500 कैलोरी पर मोल। ये आपको फ्यूजन गिवन है, दिस इज नॉट द फ्यूजन, सॉलिड से लिक्विड का गिवन आपको, ये वैल्यू आपका फ्यूजन का गिवन है, सॉलिड से लिक्विड का, ठीक है। एंड सराउंडिंग टेम्परेचर इज 300 केल्विन। ऑल्सो कॉमेंट ऑन स्पॉन्टेनिटी, हमें बताना है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो देखिए पहली बात तो क्लियर है कि डेल्टा एच जो है यहाँ पर कितना होगा, इट इज -500 कैलोरी पर मोल। ये पॉइंट क्लियर, बिकॉज ये आपको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का गिवन है। तो हमें उल्टा चाहिए, एक बात तो समझ लीजिए, और एक समझ लीजिए भाई कि सॉलिड से लिक्विड आता तो एंडोथर्मिक जनरली वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलती है जनरली, वहीं लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रहे हो तो वैल्यू हमारी एक्सोथर्मिक होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी, इन जनरल में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए तो हम डेल्टा सिस्टम की बात करें, मतलब डेल्टा एस फ्यूजन की बात करें, तो इट इज डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन freezing point or we say transition temperature. So delta H fusion is what here, -500 calorie per mole, temperature आपका 50 Kelvin. So it is what -10 calorie per mole per Kelvin. तो ये मैंने वैल्यू निकाली है एक मोल के लिए, निकाली है वैल्यू निकाली एक मोल के लिए। क्वेश्चन में आपसे वैल्यू पूछी गई है 1 ग्राम हीलियम के लिए। सो ये पर मोल है, हमें 1 ग्राम के लिए निकालना, तो हम जानते हैं कि फॉर 1 ग्राम ऑफ हीलियम नंबर ऑफ मोल्स कितने जाएंगे पास, मोल ऑफ हीलियम इज व्हाट गिवन मास बाय मोलर मास 1/4। सिंपली वी मल्टीप्लाई दिस, इट इज -10 इंटू 1/4 और ये आपको मिल जाएगा माइनस का 2.5 कैलोरी। आंसर क्या मिला हमें, माइनस का 2.5। क्लियर, यहाँ तक बात ठीक है। तो ये हमने निकाला डेल्टा एस सिस्टम या डेल्टा एस फ्यूजन आप कह लीजिए, या सुनो ऑब्वियसली यूनिट में आप पर मोल की जगह पर ग्राम आएगा, इट इज व्हाट कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है। यहाँ तक की बात सही अपनी। अब हम लोग निकालते हैं डेल्टा एस सराउंडिंग। तो हम जानते हैं कि जितना सिस्टम हीट रिलीज करेगा उतना ही सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो सिस्टम हीट रिलीज करेगा उतना ही सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ हमने बात करी -500 की, तो यहाँ आपका आ जाएगा प्लस का 500 और साथ में हम लोग 1 ग्राम के लिए निकाल रहे, डायरेक्टली इसको हम लोग 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ तक की बात ठीक है मेरी, ठीक है। और सराउंडिंग का टेम्परेचर हमें क्लियरली गिवन है क्वेश्चन में, 300 केल्विन। क्लियर, तो ये आपका से कैंसिल हो जाएगा, इट इज 5/12, इट इज नियरली 0.41 के अप्रोक्सीमेट आएगा। मैं 0.4 मान लेता हूँ। ऑब्वियसली इसकी यूनिट भी क्या आपकी कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, तो ये बात हो गई डेल्टा एस सिस्टम की, ये बात हो गई डेल्टा एस सराउंडिंग की। तो हमारा यहाँ तक का पार्ट तो खत्म हो गया। उसने बोला ऑल्सो कॉमेंट ऑन स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, हम डेल्टा एस टोटल निकालेंगे, दैट इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अगर वो पॉजिटिव आता तो हम बोलेंगे दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, अगर पॉजिटिव नहीं आता तो हम क्या बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो हम देख पा रहे हैं कि हम डेल्टा एस टोटल निकालें यहाँ से, इट इज सिंपली डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। यस सुनो, तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये वैल्यू आपकी -2.5 है और ये वैल्यू आपका प्लस का 2.4 है। तो मैं बहुत क्लियर दिख रहा है कि जो वैल्यू आनी है ये वैल्यू आपकी नेगेटिव ही आएगी, मीन्स कि जो डेल्टा एस टोटल है वो आपका नेगेटिव होगा। सो किसी भी प्रोसेस के लिए अगर डेल्टा एस टोटल या डेल्टा एस यूनिवर्स अगर नेगेटिव आता है, इट मीन्स दैट प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस।
दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, वो नहीं होगा। मतलब गिवन कंडीशन पे जो भी बातें कही है कि कन्वर्ट हो रहा है इस टेम्परेचर पे वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, सो दिस इज व्हाट अ नॉन स्पॉन्टेनियस केस, इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस केस। कैसे हो? तो हमने आज पहली बात करी अबाउट द फेज ट्रांजिशन, फेज चेंज के बारे में बात करी हम कि वहाँ कैसे हम एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अबाउट द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी। उससे पहले मैंने आपको पहले एक बेसिक आइडिया दिया था स्टार्टिंग में, जब हमने पढ़ी एंट्रोपी स्टार्ट किया था, कि एंट्रोपी की कैलकुलेशन वाला पार्ट अलग है, एक जहाँ हम लोग सोचते हैं रीजनिंग या हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो अलग पार्ट है। मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया था कि एंट्रोपी को अगर आप फील कर लेते हैं, इट इज सिंपली व्हाट, रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस, ऐसा कुछ। चलो उस पार्ट पे आता हूँ, उससे पहले इसको हटाते हैं हम लोग, फिर डिस्कस करते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट वन इज व्हाट, the physical significance of entropy. Physical significance of entropy. हम ये सब बातें कर चुके हैं, एंट्रोपी के स्टेट फंक्शन एंड ऑल। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ जो आपको ध्यान रखना है, जो मैं पहले बात कर चुका हूँ उनके बारे में। थोड़ा हमारे दिमाग में रहना चाहिए वो एक आप कहते हैं कि एक स्टोरी बिल्डिंग रहनी चाहिए कि हाँ मैं एंट्रोपी बोला तो मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें पहले से क्लियर होनी चाहिए, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ लिख रहा हूँ, इनमें आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होना है। पहली बात को अगर मैं लिखूंगी डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, डिसऑर्डर्ड, देख लेना स्पेलिंग। एक हम लोग लिखे रैंडमनेस, एक मैं और लिख दूं कि अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। इसको हिंदी में बोलते हैं अव्यवस्थित। अव्यवस्थित। तो कहीं भी अगर मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, इस चैप्टर में कहीं भी आपको वर्ड मिल रहा है कि कोई कह रहा रैंडमनेस, कोई कह रहा डिसऑर्डरनेस, तो मैं फील सेम आनी चाहिए कि दोनों का मतलब सेम ही है। कई बार ऐसा भी कह जाते हैं कि इट इज मोर अनऑर्गेनाइज्ड, वो भी क्या है, इट इज ऑल्सो रैंडमाइज्ड, इट इज ऑल्सो डिसऑर्डर्ड फॉर्म। ये सुनो, या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक आध पॉइंट और कि अगर मैं कहीं कह दूं कि भाई कि ये चीज फिजिबल है या फिजिबिलिटी, या कहीं मैं कह दूं कि इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर या इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के पे लिख दो अगर मैं कहीं पे बोल दूं। और एक मैं कह दूं कि भाई हाँ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कि ये चीज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि डेल्टा एस टोटल इज व्हाट। तो अगर ये तीनों वर्ड कहीं पर मान लो मैं कहता हूँ कि ये प्रोसेस फिजिबल, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, वहां उसने बोला था कि कमेंट ऑन स्पॉन्टेनिटी, अगर वो ये भी लिखता है कमेंट ऑन फिजिबिलिटी, तब भी बात वही थी। वो लिखता है कि हाँ कमेंट ऑन स्पॉन्टेनिटी, तो भी बात सेम ही है जो हमने देखा। साथ में इरिवर्सिबल प्रोसेस कहना, फिजिबल प्रोसेस कहना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का, तीनों की बातें सेम है। बिकॉज नेचर में जितने प्रोसेस हो रहे हैं वो सारे इरिवर्सिबल है, ये आपका सेकंड लॉ भी हम जानते हैं। तो इरिवर्सिबल वर्ड कहीं पे आना वो यही बता रहा है कि वो चीज फिजिबल है, वो चीज स्पॉन्टेनियस है। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं फिर से थोड़ा सा एक बार स्ट्रेस आउट करता हूँ चीज को। मैंने कहा कि कोई चीज या कोई प्रोसेस या रिएक्शन फिजिबल है, इट मीन्स की इट मीन्स की वो स्पॉन्टेनियस है, उसका डेल्टा टोटल पॉजिटिव ही आया होगा, चाहे उसे कैलकुलेशन से किया जाए या किसी भी तरीके से किया जाए। और इरिवर्सिबल प्रोसेस होने का मतलब भी यही है कि वो फिजिबल है या स्पॉन्टेनियस है। बिकॉज फिर से कहूँगा, नेचर में जो भी चीज, अगर मैं कह रहा हूँ कुछ चीज हो रही है मतलब वो फिजिबल है, मतलब वो स्पॉन्टेनियस है, मतलब वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्योंकि नेचर में सारे के सारे प्रोसेस इरिवर्सिबल ही है। इरिवर्सिबल मतलब कि वो नेचर में कुछ चीज अगर होती है तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस ही काउंट होती है। याद करो हमने कहा था रिवर्सिबल प्रोसेस आर आइडियलाइज्ड प्रोसेस, दे आर नॉट प्रैक्टिकल। आई होप ये पॉइंट क्लियर, ये तीन अगर कहीं भी दिख जाए इसका मतलब सेम है, ये बातें कहीं भी लिखी हुई मिल जाए इसका मतलब भी सेम है, इसका मतलब भी सेम। अब हम लोग जो बात करें, हमने कहा कि एंट्रोपी के स्टेट फंक्शन है एंड ऑल। उसके अलावा अब हम लोग एक बात और लिखे, पॉइंट बना के एक चीज और लिखे हैं। पहला पॉइंट लिखा हूं कि मोर द
नंबर ऑफ ऑप्शंस कह लीजिए आप, या मोर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह लीजिए आप, more the number of options, more the number of particles, more will be randomness, more will be randomness कह लीजिए आप। इसी randomness वर्ड की जगह आप कह सकते हैं कि more will be disorderedness, वो भी लिख सकते हैं आप इसकी जगह, और इसी की जगह आप लिख सकते हैं more will be entropy। हम जानते हैं कि entropy, randomness, मैं एक पॉइंट लिखूंगा, चलो उससे पहले देखो, मैं उस पॉइंट पे आता हूँ वापस। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी, उतनी ज़्यादा डिसऑर्डर्ड फॉर्म होगी। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मान लीजिए क्लासरूम में 4 बच्चे ही बैठे हैं, तो हो सकता है कि भाई वहाँ शोर शराबा कम कर रहे हों, लड़ाई झगड़े कब कर रहे हों। वहीं अगर वहाँ 40 बच्चे बैठे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर आप फील करेंगे किट किट की आवाज़ें, पिट पिट की आवाज़ें, नॉइज, बहुत तरह की चीज़ें। मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर बढ़ते हैं तब भी अव्यवस्था, रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस, एंट्रोपी बढ़ती है। गेटिंग पॉइंट। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मान लीजिए इस अर्थ की पॉपुलेशन, मान लीजिए 1 लाख ही हो सभी कंट्रीज की मिला के, तो कितनी व्यवस्था बनी रहेगी, भुखमरी कम होगी, गरीबी कम होगी, रिसोर्सेज ज्यादा होंगे। ऐसा नो वही अभी हम लोग देखते हैं कि जो पॉपुलेशन है इट इज नॉट मोर देन, इट इज अराउंड 200 करोड़, लगभग लगभग। तो उसी मोर द पॉपुलेशन, मोर विल बी व्हाट, पॉवर्टी, more will be what, corruption, more will be what, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उनको मैनेज करना उतना ही टफ है। यस और नो? तो हमने सिंपल सी बात रखी है कि जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे, जितना ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, उतनी ही ज्यादा रैंडमनेस होगी, उतनी ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगी, उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी। कैसे बात तो लिखी मैंने, सेकंड पॉइंट इसको स्टेबिलिटी की फॉर्म में लिखे, एंट्रोपी की डेफिनेशन में लिखे, तो क्या लिखते हैं, एंट्रोपी इज, जो पहले भी लिखा चुका हूं, इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, मतलब कि हम रैंडमनेस से बोलते हैं एंट्रोपी ज्यादा। मतलब कि आप ऐसा कह लीजिए भाई कि रैंडमनेस अगर ज्यादा है, या आप कह लीजिए भाई कि डिसऑर्डर्डनेस अगर ज्यादा है, या आप कह लीजिए अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म अगर ज्यादा है, तो सब बातें बता रही है कि कहीं ना कहीं एंट्रोपी जो है वो ज्यादा है। एंट्रोपी क्या है, वो ज्यादा है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि एंट्रोपी एक जरिया है, एक तरीका है जिसकी हेल्प से हम लोग रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस को मेजर करते हैं। एंट्रोपी इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मैं पहले भी एक एग्जांपल दिया, जैसे कि अभी आप करंट सिनेरियो देखिए, जैसे कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टुडे इज द 16 मार्च 2026। तो अभी करंटली आप देखेंगे कि जो ईरान, इजराइल, यूएस वॉर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसकी वजह से क्या इस यूनिवर्स में, क्या इस अर्थ पर जो ऑर्गेनाइज फॉर्म कह लीजिए या व्यवस्था आप कह लीजिए, वो बढ़ रही है या घट रही है? ऑब्वियसली एंट्रोपी या रैंडमनेस यहाँ भी लगातार बढ़ रही है। मोर द नंबर ऑफ कंट्रीज विल कोलाइड, जितने लोग होंगे उतने लोग लड़ेंगे, उतनी एंट्रोपी बढ़ेगी। तुमने कहा था ना कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, यूनिवर्स की एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं रहती, वो लगातार बढ़ती जाती है। तो ये हो रहा है, आप देखिए हो रहा है ना कि बहुत बहुत रेयर पॉसिबिलिटीज है कि जब हम कहते हैं कि दुनिया में सब जगह सुख शांति है, आपस में कोई नहीं लड़ रहा। इस यूनिवर्स में, इस अर्थ, हम अर्थ के रेस्पेक्ट में ही बात करते हैं, इस अर्थ पे आप देखिए हर साल, हर 6 महीने, हर 2 साल में ऐसा कोई ना कोई कुछ होता ही जरूर है। चाहे आप कह लीजिए वो प्राकृतिक आपदाएं हो, नेचुरल कैलामिटीज हो, चाहे कुछ व्हाट वी से वॉर जोन, वॉर इवेंट्स हो, या कोई ना कोई कंट्री ऐसा कुछ करता ही है जो कि जिसकी वजह से इस पूरी दुनिया में जो हलचल हमेशा बनी रहती है, हमेशा रैंडमनेस बनी रहती है, हमेशा अव्यवस्था बनी रहती है। शांति की तरफ नहीं है ये कंट्री या ये दुनिया ऑर्गेनाइज फॉर्म की तरफ तो बढ़ ही नहीं रही है। हाँ, वो अलग चीज़ है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट वो एक अलग क्राइटेरिया है। उस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की हेल्प से अलग अलग तरह के वेपन्स बन रहे हैं,
उससे अलग अलग तरह के थ्रेट डेवलप हो रहे हैं। तो वहां भी क्या हो रही, बात घूम फिर के बात ये आ रही है कि भाई इस धरती की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। आप बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज देखेंगे, बहुत ज्यादा इसे फील करने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा। आप सिंपली अपने आसपास देख लीजिए, आपके आसपास आपको हमेशा रैंडमनेस, अव्यवस्था हमेशा बढ़ती हुई ही मिलेगी, कभी कम नहीं होगी। आप देखिए, बहुत बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है, बहुत कम चांसेस है कि जब हम सिविलाइज डायरेक्शन की तरफ बढ़ें, हम ऑर्गेनाइज डायरेक्शन की तरफ बढ़ें। मोस्टली यही होता है, हम कहते हैं ना भाई कि किसी को बिगड़ने में समय नहीं लगता है। अब यूएस को आप देख लीजिए, वो हर तरह से चीज़ें अपनी जो सुपर पावर है उसको मेंटेन करने के लिए वो हर तरह से सारे अलग अलग जगह पे कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली जहाँ वो यूएस, जिस अगर आप मैप में देखेंगे तो यूएस, जहाँ एक्चुअली यूएस लोकेशन है मैप में, यूएस का जो कंट्री का जो मैप है, और लड़ाई कहाँ हो रही है वो बहुत दूर है, तो उसकी सिटीजन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट वो एक सुपर पावर अपने आप को दिखाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए वो अलग अलग जगह जाके लड़ता है, कभी वियतनाम में, वेनेजुएला में, नाउ व्हाट वी से ईरान में, अलग अलग पपेट्स क्रिएट करता है। चलो ये अलग बात हो गई, बट मैं सिर्फ समझाना चाह रहा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंट्रोपी। यस और नो, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मैं कुछ कंपेरेटिव एग्जांपल्स लेता हूँ जो एग्जाम से पूछे गए हमसे, जहाँ आपको ये बताना कि इसकी एंट्रोपी ज़्यादा है, किसकी एंट्रोपी कम है। ठीक है, एक बार आप उतार लीजिए, फिर हम बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कंपेरेटिव स्टडी की। देखिए, यहाँ हम लोग थोड़ा हमारा दिमाग यूज़ करेंगे, हमारा जो कहते हैं ना कि चीज़ें जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो यूज़ करेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें फॉर्मूला बेस्ड नहीं है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एंट्रोपी चेंज। देखिए भाई, पहला मैं एक फॉर्मूला बेस्ड बताता हूँ, फॉर्मूला बेस्ड फर्स्ट वन। जब हम लोग कहते हैं डेल्टा एस सिस्टम इज व्हाट, जो हमारा फॉर्मूला एक है कि एनसीवी ln T2 बाय T1 प्लस NR ln V2 बाय V1। एक फॉर्मूला हमारा, दो केस ले लेते हैं, एक टेम्परेचर कांस्टेंट, एक वॉल्यूम कांस्टेंट। सो फर्स्ट वन, बाय वेरिंग वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम वेरी कर रहा है, तो ये वाला पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये पार्ट बचेगा। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेल्टा एस का वैल्यू बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेल्टा एस सिस्टम आपका बढ़ेगा, आपकी रैंडमनेस बढ़ेगी। ये सुनो, ये हम बातें सब इन जनरल कर रहे हैं, इन जनरल हम बातें कर रहे हैं। तो क्या करा हमने बेटा, पहला टेम्परेचर कांस्टेंट दिया तो ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल वॉल्यूम V2 मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेल्टा सिस्टम वॉल्यूम बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगी। आप ये कह सकते हैं। एक हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि भाई बाय वेरिंग टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये पार्ट बचेगा। तो इसका मतलब क्या, टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी डेल्टा सिस्टम बढ़ेगा, रैंडमनेस एंट्रोपी बढ़ेगी। तो उसका क्या मतलब है, देखो मान लीजिए मेरे पास एक कोई ब्लॉक है, मेरे पास सॉलिड ब्लॉक है मेरे पास, ठीक है, और वो रूम टेम्परेचर पे है। ठीक है, कोई सॉलिड ब्लॉक है हमारे पास, मान लीजिए पेन ही ये स्टाइलस है, ये पेन आपका रूम टेम्परेचर पे है। अब मान लो उसको मैं गर्म करूँ, मान लो इसको 100 डिग्री पे ले जाऊँ, तो ऑब्वियसली ये मेल्ट करेगा, पिघलेगा, इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स और अट्रैक्शन डिस्टर्ब होगा, बहुत चीज़ें होगी इस तरह की, या सुनो। तो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली एंट्रोपी बढ़ रही है इसकी एंट्रोपी बढ़ रही है। तो हम इन जनरली क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी या रैंडमनेस बढ़ती है, या सुनो। ये तो पहला केस दिखा हमने। सेकेंड पॉइंट हम बात करें, मान लीजिए कि फॉर स्पेशली फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, कि जब हम सॉलिड और लिक्विड को सॉल्वेंट में डालते हैं, जब हम सॉलिड और लिक्विड को का सॉल्यूशन बनाते हैं, उन्हें सॉल्वेंट में डालते हैं, तब भी एंट्रोपी बढ़ती है, तब भी एंट्रोपी बढ़ती है। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि भाई NaCl सॉलिड है और एक आपका NaCl
एक्वस, हमने उसको हमने सॉल्वर में डाल दिया, उसका एक एक्वस सॉल्यूशन बना दिया हम लोगों ने। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इट इज मोर डिफाइंड, मोर ऑर्डर्ड, मोर रिजिड, मोर क्रिस्टलाइन। ये पानी में हमने डाल दिया इसको, तो ऑब्वियसली इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो कम हो जाएंगे, आप ऐसा कह लीजिए। अब जो आयंस हैं उनको मोबिलिटी या उनके व्हाट वी से फ्री फ्लो की टेंडेंसी बढ़ जाएगी उनकी, तो एंट्रोपी बढ़ेगी। यस और नो, यस और नो। चलो वही हम लोग बात फॉर गैसेस करेंगे। मान लो ये बात मैं गैस के लिए करूँ तो बात उल्टी हो जाएगी। मान लो HCl गैस अगर है और एक आप कह लीजिए HCl एक्वस है, एंट्रोपी ज्यादा किसकी होगी? HCl गैस की एंट्रोपी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों भाई? गैस का मतलब भी क्या? पहले से ही पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है, वो पहले से ही मैक्सिमम रैंडमनेस की तरफ है, डिस्टर्ब्ड है। अगर वो एक्वस सॉल्यूशन बना लेंगे तो थोड़े अरेंज हो जाएंगे गैस के कंपैरिजन में, थोड़े अरेंज हो जाएंगे गैस के कंपैरिजन में। ये सुनो, अगर बात करूं मैं, मान लीजिए कि इसी को हम लोग फॉर सब्सटेंस देख ले, मान लीजिए फॉर हम सब्सटेंस देख लें इस चीज को, मान लीजिए बात कीजिए सॉलिड, सॉलिड की एंट्रोपी, सॉलिड की मोलर एंट्रोपी और लिक्विड की मोलर एंट्रोपी और गैस की मोलर एंट्रोपी अगर हम कंपेयर करें तो ऑब्वियसली ये बात निकल के आएगी। सॉलिड इज मोर ऑर्गेनाइज्ड, लिक्विड इज लेसर ऑर्गेनाइज्ड देन सॉलिड, एंड गैसेस आर व्हाट द मैक्सिमम अनऑर्गेनाइज्ड कंपेयर टू दीज टू। तो जहां अव्यवस्था ज्यादा, जहां रैंडमनेस ज्यादा, वहां एंट्रोपी भी ज्यादा। तो गैस की एंट्रोपी लिक्विड के रेस्पेक्ट में और सॉलिड के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगी ही होगी। यस और नो, यस और नो। चलो कुछ एग्जांपल और देखें। मान लो हम लोग सपोज कीजिए, मान लो हम कहते हैं कार्बन एज ग्रेफाइट और एक कार्बन एज डायमंड, किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली ग्रेफाइट की। वाई? ग्रेफाइट की एंट्रोपी ज्यादा क्यों भाई? कार्बन का जो स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा रिजिड है, बहुत ज्यादा ऑर्डर्ड फॉर्म में है। वही जो हम ग्रेफाइट की बात करते हैं, डायमंड के रेस्पेक्ट में हम जानते हैं उसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर है, वहां स्लाइडिंग पॉसिबिलिटी है, वहां स्लाइडिंग पॉसिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शंस है मूवमेंट के। इसमें ग्रेफाइट के केस में तो ग्रेफाइट की जो एंट्रोपी होगी डायमंड से क्या होगी? ज्यादा होगी। ऐसा तो मैंने कुछ बेसिक एग्जांपल लिखे जहां हम लोग ये चीज कंपेयर कर पा रहे हैं। अगर कोई सब्सटेंस अगर है, अगर वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है और वही सब्सटेंस जो है वो एमॉर्फस फॉर्म में, हम सेम सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, वो एमॉर्फस फॉर्म में, एमॉर्फस फॉर्म में, तब भी क्या होगा? एमॉर्फस फॉर्म वाले की एंट्रोपी ज्यादा होगी, क्योंकि क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा रिजिड है, ज्यादा ऑर्डर्ड है। वही एमॉर्फस में क्या होता है, जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलाइन कंपैरिजन में कम रिजिड है, कम आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड है। तो इसलिए एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस इन इट्स एमॉर्फस फॉर्म इज व्हाट मोर देन इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म। यस और नो? चलो हम एक और एग्जांपल लिखते हैं। आपने सुना होगा बेटा फॉस्फोरस के बारे में, सुना होगा हम लोगों ने कि एक तो फॉस्फोरस व्हाइट होता है, एक फॉस्फोरस रेड होता है। तो देखिए अगर हम फॉस्फोरस व्हाइट और एक फॉस्फोरस रेड को कंपेयर करें, किसकी एंट्रोपी ज्यादा होती है? इसका टेट्राहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, वही इसका अब देखिए एक रिजिड पॉलीमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है, रिजिड पॉलीमर बनाता है, तो इसलिए एंट्रोपी इसकी ज्यादा होगी। इसका कैसा भाई? रिजिड पॉलीमेट्रिक स्ट्रक्चर। जब भी हम वर्ड यूज कर रहे हैं रिजिड है, ऑर्डर्ड है, इसका मतलब क्या कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर क्या है? ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, और जो ज्यादा ऑर्गेनाइज है तो एंट्रोपी कम है, लेस ऑर्गेनाइज एंट्रोपी मोर है। तो कुछ बेसिक एग्जांपल में लिखें। यस और नो? अब हम लोग बात करते हैं यदि हम केमिकल चेंज के लिए बात करें या केमिकल रिएक्शंस के लिए बात करें। देखिए थर्ड द फोर्थ वन फॉर
केमिकल चेंज और केमिकल चेंज, मतलब बेसिकली रिएक्शंस की लोग बात करते हैं। वहां हम लोग डिसाइड करते हैं यूजिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी इज व्हाट? नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये हम बात कर चुके हैं पहले। जैसे मान लो एग्जांपल लें कि पहला एग्जांपल रिएक्शन की फॉर्म में लिखता हूँ कि मान लीजिए मैं रिएक्शन लिखता हूँ 2NH3 gas gives N2 gas plus 3H2 gas। इसका मतलब यहाँ अगर मैं डेल्टा एन जी निकालता हूँ तो इट इज व्हाट? 3 + 1 4, 4 - 2 2। बहुत सिंपल सी बात, देखिए यहाँ पर गैसियस मोल्स रिएक्टेंट साइड में 2 ही हैं, वही प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ गैसियस मोल्स 4 है। ठीक है, मतलब कि इनिशियली 2 थे, अब 4 हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए। इट मीन्स एंट्रोपी रेंडमनेस बढ़ गई। तो हम क्या बोलेंगे कि यदि इफ डेल्टा एन जी इज व्हाट? पॉजिटिव, then again we say randomness is what? More. Entropy is what? More. Clear? Second आप कह सकते हैं कि if delta ng is negative, then randomness is what? Lesser, और entropy is what? Lesser. एग्जाम्पल की फॉर्म में लिखे, मान लो हम लोग कहेंगे एग्जाम्पल SO2 gas plus O2 gas, it is what? SO3 gas। 4 2 6। ठीक है भाई, आई होप ये बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा एन जी निकालने वाले लीजिए बेटा का 2 - 3 माइनस का नेगेटिव आ गया, डेल्टा एन जी नेगेटिव यहाँ पे। तो आप देखिए शुरू में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 थे, शुरू में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 थे, या नंबर ऑफ गैसेस मोल्स कितने थे? 3 थे। और फाइनली रिएक्शन हो जाने के बाद SO3 बन गया, तो नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल कितने हैं? 2 है, या नंबर ऑफ गैसेस मोल्स कितने हैं? 2 है। तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए, नंबर ऑफ ऑप्शंस कम हो गए, तो एंट्रोपी ड्रॉप होगी, रेंडमनेस ड्रॉप होगी। तीसरा केस हम समझते हैं कि यदि इफ डेल्टा एन जी इज 0, मतलब कि जितने जितने लेफ्ट साइड में गैसेस मोल्स हैं उतने ही राइट साइड में गैसेस मोल्स हैं, तो डेल्टा एन इज 0। इन दैट केस वी कंसिडर लिक्विड एंड सॉलिड आल्सो। देखो हमने जो ऊपर के 2 केस देखे हैं, यहाँ पर अगर किसी रिएक्शन में सॉलिड लिक्विड अगर आ रहा है तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ गैसेस पार्टिकल्स मतलब डेल्टा एन जी की बात करेंगे। पर ऐसा कोई केस जहां पर डेल्टा एन जी अगर 0 है तो आपको लेफ्ट साइड में राइट साइड में लिक्विड सॉलिड भी देखने होंगे, उसके हिसाब से हम जज करेंगे कि एंट्रोपी बढ़ रही है या कम हो रही है। यस और नो? तो उतारिए, आगे बात करते हैं फटाफट से। ठीक है, देखो भाई, एक आप लिख सकते हैं 5th पॉइंट बना के कि इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 or 3 non-reacting gases increases entropy। तो यदि आप 2 4 6 तरह के अलग अलग तरह के नॉन रिएक्टिंग गैसेस को आपस में इंटरमिक्स करते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ ऑप्शंस बढ़ेंगे, एंट्रोपी भी बढ़ेगी। एक मान लीजिए हम कहें कि एक जनरल एग्जांपल है, इस पर क्वेश्चन पूछा भी गया, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, इस केस में एंट्रोपी बढ़ती है घटती है? बस सोचिए, हमारे सोचना पड़ेगा हमें। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर में रबर को स्ट्रेच करने पर क्या एंट्रोपी बढ़ती है या कम होती है? थोड़ा सोचिए। देखो चलो, इसका आंसर है कि एंट्रोपी जो है वो कम हो जाती है। कैसे? समझिएगा,
मान लीजिए भाई कि ये हमारे पास कोई रबर का पोर्शन है, बराबर है, ठीक है। रबर का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने किसी रबर, जैसे मिटाने वाला रबर नहीं, कोई भी एग्जाम्पल लो, जैसे रबर को हम खींचते हैं तो वापस वो श्रिंक होने की कोशिश करता है, पर कभी भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं पहुंचता। मान लीजिए रबर इतना था, मैंने खींचा यहाँ था उसको, तो कभी वापस यहाँ तक नहीं पहुंचेगा वो, अपन करके देखना, यहीं तक पहुंचेगा या फिर यहीं तक पहुंचेगा, मतलब ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ पाता वो। थोड़ा बहुत जरूर एरिया उसका आप कह सकते हैं कि या पोर्शन थोड़ा बहुत जरूर छूट जाता है, या एग्जैक्टली ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता। तो देखो, जब तक वो रबर स्ट्रेच नहीं किया गया वो इस फॉर्म में, इसका मतलब उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स, जो भी इसका ज्योमेट्री है वो कॉइल्ड फॉर्म में है। Coiled form. This is what? Before stretching. Before stretching. After stretching कह लीजिए आप, या ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग भी कह लीजिए, अगर आप मान लीजिए हमने स्ट्रेच कर दिया, तो कहीं ना कहीं जो कॉइल्ड फॉर्म है ये कब हो गया, ये सुनो। रबर में कॉइलिंग प्रॉपर्टी है तभी तो उसको आप स्ट्रेच कर पाते हैं, अगर उसमें कॉइलिंग प्रॉपर्टी हो ही ना तो क्या स्ट्रेच होगा? क्या इसको मैं स्ट्रेच करता हूँ? नहीं करता ना, इसमें कॉलिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो रबर, जब तो रबर को आपने नहीं खींचा है, स्ट्रेच नहीं किया है, वो कॉइल्ड फॉर्म में, यहां आप कहते हैं कि इट इज अनकॉइल्ड फॉर्म। समझ लग गया? मोर द कॉइलिंग, मोर द कॉम्प्लेक्सिटी, मोर विल बी एंट्रोपी। अगर आप देखेंगे इस वाले फॉर्म को, इस वाले फॉर्म को, तो आप देख के बता सकते हैं कि ये वाला ज्यादा अव्यवस्थित है, ज्यादा रैंडमाइज है, ज्यादा डिसऑर्डर्ड है, तो इसकी एंट्रोपी ज्यादा है। उसकी एंट्रोपी क्या है? कम है। ये थोड़ा व्यवस्थित है, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, लेस रैंडमाइज्ड है, लेस डिसऑर्डर्ड है इसके कंपैरिजन में। तुमने क्या बोला कि स्ट्रेचिंग ऑफ रबर हमारी एंट्रोपी क्या होती है? कम होती है। एंट्रोपी क्या होती है? कम होती है। यस और नो? यस और नो? तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन बेस्ड एग्जांपल है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड एग्जांपल है। यस और नो? जहां तक बात होगी, अब हम लोग बात करते हैं बेटा एक इंपॉर्टेंट नोट के बारे में। तो देखिए, नोट इज व्हाट? ड्राइविंग फोर्स फॉर स्पॉन्टेनिटी। आप नोट बना के लिखना, ड्राइविंग फोर्स फॉर स्पॉन्टेनिटी। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो आगे कहानी स्टार्ट होगी, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, उसका बेस ये है, या फिर अगर ये हमारे दिमाग में रहेगा तो फिर इसको हम कोरिलेट कर पाएंगे। देखिए, हम लोगों ने बात कही है कि किसी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए यूनिवर्स की एंट्रोपी का बढ़ना जरूरी है। ये सुनो, तो हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था, जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने क्या कहा था कि हम विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस या रिएक्शन हम लोग बता सकते हैं कि ये चीज़ कब होगी या कब नहीं होगी, या किस कंडीशन पे होगी, किस कंडीशन पे नहीं होगी। तो हम लोग पहले गए थे एनर्जी के पास। तो फर्स्ट क्राइटेरिया था, वो था एनर्जी। हम एनर्जी के पास गए थे और वहां से हमने कहा था कि सिस्टम की एनर्जी जितनी कम होगी, सिस्टम की एनर्जी जितनी कम होगी, उसके फिजिबल होने की संभावना उतनी ज़्यादा है। मतलब कि डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है स्पॉन्टेनिटी को, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है फिजिबिलिटी को। वो अलग बात है कि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं जहाँ डेल्टा एच जीरो है, वहाँ भी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा एच पॉजिटिव एंडोथर्मिक है तब भी स्पॉन्टेनियस है। बट इन जनरल हम लोग क्या कहते हैं कि सिस्टम की एनर्जी अगर कम होगी तो इट इज मोर टुवर्ड द स्टेबिलिटी। सो पहला कि भाई डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं वो सपोर्टिव है किसको? स्पॉन्टेनिटी को, फिजिबिलिटी को। ये सुनो, और दूसरी बात हमने फिर, पर हमें यहाँ से एक सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला क्योंकि डेल्टा एच जीरो पे भी बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं, डेल्टा एच पॉजिटिव वाले भी बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं। फिर हम लोग जाते हैं एंट्रोपी के पास। तो वहां से हमने क्या देखा? यूजिंग एंट्रोपी, जो सेकंड क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनिटी का, पहला तो एनर्जी था, सेकंड आपका एंट्रोपी का। वहां से हमने क्या बात निकाली कि यदि डेल्टा एस टोटल अगर पॉजिटिव है तो हम क्या बोलते हैं? इट इज स्पॉन्टेनियस, इट इज स्पॉन्टेनियस। सुनो, तो कुल मिला के दो पैरामीटर्स हैं, दो क्राइटेरियाज हैं फिलहाल अभी तक हमारे पास, जिससे हम लोग ये बता पाते हैं कि यदि इसको डेल्टा सिस्टम कर लीजिए आप,
is entropy is positive. टोटल नहीं है वो, तो फिर फाइनल क्राइटेरिया है वो। तो मतलब कि दो सपोर्टिव फैक्टर क्या है कि यदि एनर्जी डेल्टा एच के फॉर्म में अगर हम कहें तो अगर वो नेगेटिव आता है तो हम बोलते हैं कि इट सपोर्ट द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, दैट इज एनर्जी क्राइटेरिया। सेकंड द एंट्रोपी क्राइटेरिया इज व्हाट द, कि यदि डेल्टा एच पॉजिटिव अगर आता है, सिस्टम की एंट्रोपी अगर बढ़ रही है, रैंडमनेस बढ़ रही है, तो भी वो किस तरफ जा रहा है, वो फिजिबिलिटी की तरफ जा रहा है, स्पॉन्टेनिटी की तरफ जा रहा है। तो ये दो पैरामीटर्स है हमारे पास जो हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग एक पैरामीटर और पढ़ेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं फाइनल क्राइटेरिया या अल्टीमेट क्राइटेरिया। आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ, दैट इज व्हाट अबाउट, हम पढ़ेंगे अबाउट द गिब्स एनर्जी। गिब्स एक कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ेंगे बाद में। तो आज की क्लास में ये रोल आउट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अबाउट द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ क्या है, उसकी नीड क्या है, उससे हम क्या कंक्लूड करते हैं। फिर थर्ड लॉ मतलब एक लेक्चर हो जाने के बाद हम पहुंचेंगे हमारे लास्ट पार्ट पे इस चैप्टर के, दैट इज द गिब्स एनर्जी। और वही जो गिब्स एनर्जी है वही आपका थर्ड क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनिटी का। उसे हम लोग अल्टीमेट क्राइटेरिया या फाइनल क्राइटेरिया भी कहते हैं। तो मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया है कि हम आगे क्या पढ़ने जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अबाउट द थर्ड लॉ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू सो मच।